नमस्कार, खबर उत्तराखंड देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ विवेक तिवारी। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने चार धाम यात्रा को लेकर कहा कि इसे चलाना बहुत मुश्किल हो गया है। इस वर्ष पिछले समय से 5 गुना ज्यादा श्रद्धालु दर्शन करने आ रहे हैं। सरकार ने अपने स्तर पर पूरी तैयारी की थी, लेकिन इस वर्ष की यात्रा में पंजीकरण करवाने के बावजूद अत्यधिक संख्या में यात्री उत्तराखंड आ रहे हैं, जिसकी उम्मीद नहीं की गई थी। साथ ही सीएम धामी ने यात्रा में आ रहे यात्रियों से अनुरोध किया है कि अगर आप यात्रा में आ रहे हैं तो 2 चीजों का ध्यान रखिए। पहला, रजिस्ट्रेशन करवाइए और दूसरा, स्वास्थ्य का परीक्षण जरूर करवाएं। आगे उन्होंने कहा कि यात्रा में किसी को भी असुविधा ना हो, ऐसी व्यवस्था की जा रही है। अब 4 धाम यात्रा में किसी को भी तकलीफ नहीं होगी। इस बार जो यात्रा चल रही है, ये जो यात्रा पर्यटक सीजन जो हमारा उत्तराखंड का चल रहा है, पूरे में स्थिति ये है कि आज चाहे हमारे यमुनोत्री हो, गंगोत्री हो, केदारनाथ हो, बद्रीनाथ हो या प्रदेश के अन्य स्थान हो, नैनीताल हो, मसूरी हो, ऐसे अनेकों स्थान आज पैर रखने की जगह नहीं है। आप लोग अखबारों में पढ़ रहे होंगे कि आज यात्रा में बहुत बड़ी संख्या में लोग आ रहे हैं। उन्होंने वहां कहा, और मैं सच बताऊं तो इस समय हम लोगों के लिए यात्रा चलाना एक बहुत बड़ी चुनौती हो गई है। देहरादून विश्वविद्यालय में 2 दिवसीय राष्ट्रीय सेमिनार शुरू किया गया है, जिसे केंद्र सरकार के विज्ञान और तकनीकी विभाग की ओर से आयोजित किया जा रहा है। सेमिनार में देश भर से आई महिला वैज्ञानिक और रिसर्च स्कॉलर प्रतिभाग कर रही हैं। इसके अलावा आपको बता दें कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दून विश्वविद्यालय परिसर में 22 करोड़ की लागत से बने डॉक्टर नित्यानंद हिमालयन शोध एवं शिक्षण केंद्र का लोकार्पण किया। इस दौरान दून विश्वविद्यालय के कुलपति ने कहा कि साइंस एंड इंजीनियरिंग रिसर्च बोर्ड की ओर से प्रायोजित कार्यक्रम में महिलाओं को विज्ञान एवं तकनीकी रूप से जोड़ने के लिए प्रेरित किया जाएगा। सेमिनार शाम 6:30 बजे से शुरू होगा, जिसके मुख्य अतिथि पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत होंगे। साथ ही विश्वविद्यालय के आर्ट एंड कल्चर विभाग के छात्र छात्राओं की ओर से गुरुवार शाम 7 बजे से रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए जाएंगे। सोचते थे, उनकी कल्पना में था कि उत्तराखंड और हिंदुस्तान आगे बढ़ना चाहिए, हमारा राज्य आगे बढ़ना चाहिए। उसको लेकर सबके विचार लेकर हम कैसे आगे बढ़ सकते हैं, कैसे हम जो राज्य की हमारी मूल अवधारणाएं थी, जो हमारे मूल स्रोत थे, उन स्रोतों को लेकर कैसे राज्य को आगे बढ़ा सकते हैं, उस क्षेत्र में हमने अभी इसकी शुरुआत की है। पहले हमने विचारों की श्रृंखलाओं से शुरू किया था कि हम विचारों की श्रृंखला आयोजित करके सभी के विचार लें। वहीं मसूरी में बीजेपी के प्रदेश प्रभारी दुष्यंत कुमार गौतम ने दौरा किया। इस दौरान गरीब कल्याण योजना के तहत बीजेपी महिला मोर्चा द्वारा आयोजित कार्यक्रम में हिस्सा भी लिया। इस दौरान दुष्यंत कुमार ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए बीजेपी के 8 सालों का बेमिसाल कार्य बताया और कांग्रेस पार्टी पर जमकर निशाना साधते हुए भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू को भी कटघरे में खड़ा कर दिया और कहा कि कांग्रेस पार्टी के शासनकाल के दौरान हजारों करोड़ रुपए के घोटाले हुए हैं और राहुल गांधी और सोनिया गांधी 5,000 करोड़ के घोटाले में जमानत पर घूम रहे हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि आतंकवाद और भ्रष्टाचार पर बीजेपी सरकार ने पूरी तरह से अंकुश लगा दिया है और बीजेपी परिवारवाद की राजनीति से बिल्कुल अलग है। आज महिलाएं सशक्त हो रही हैं और पुरुषों की संख्या में महिलाओं की संख्या भी अधिक है। उन्होंने कहा कि वर्तमान में 11 महिला मंत्री बीजेपी सरकार में शामिल हैं। 8 साल बेमिसाल हैं। वैसे तो हमने हर वर्ष 1 साल बेमिसाल अनेकों अनेक समय पर हमने अपना रिपोर्ट कार्ड रखा है। ये पहली सरकार है जो जनता के बीच में हर साल रिपोर्ट कार्ड लेकर जाइए। 8 साल पूरे हो चुके हैं। 8 साल के अंदर जिस प्रकार से एक वैभवशाली भारत का निर्माण हमने करने की बात कही है, उसमें काफ़ी हम आगे बढ़े हैं। चाहे आतंकवाद की बात हो तो आतंकवाद मुक्त हमने शासन दिया है। भ्रष्टाचार की बात हो तो हमको एक ऐसे नेता मिले हैं देश के प्रधानमंत्री, आज भी उनकी माँ 10x10 के कमरे में रहती है। अगर कांग्रेस से कंपैरिजन करें तो आज सोनिया गांधी और राहुल गांधी 5,000 करोड़ के घोटाले पे जमानत पे छूट के बाहर घूम रहे हैं।
अनेकों राजनीतिक दलों को देखेंगे परिवारवाद के माध्यम से चलता है। एक यही पार्टी है जिसके अंदर चाय बेचने वाला भी देश का प्रधानमंत्री बन जाता है। हमने इन 15 दिन तक लगातार 8 वर्ष का हम आयोजन जनता के बीच में लेके जाने वाले हैं। आज महिलाओं के बीच में जा रहे हैं। ऐसे ही कल सभी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। उसके बाद में युवाओं का कार्यक्रम होगा। वहीं देहरादून ठेकेदार कल्याण समिति से जुड़े ठेकेदारों के एक प्रतिनिधि मंडल ने कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज से मुलाकात की और अपनी समस्या उनके समक्ष रखी। ठेकेदारों का कहना है कि पिछले 2 सालों से कोरोना महामारी के चलते सभी उद्योग और काम धंधे वैसे ही चौपट हो गए हैं। अब ऐसे में ठेकेदारी, जो कि उत्तराखंड के लोगों का एकमात्र रोजगार है, उसमें भी बड़े बड़े टेंडर जारी कर बड़ी कंपनियों को दिए जा रहे हैं, जिससे छोटे ठेकेदार भुखमरी की कगार पर पहुंच गए हैं। ऐसे में अब सरकार को चाहिए कि बड़े टेंडरों को छोटा करें, जिससे कि छोटे ठेकेदारों को रोजगार मिल सके और अपने परिवार का गुजर बसर कर सकें। सारे हमारे जितने भी ठेकेदार हैं सब साथी हैं। आज माननीय मंत्री जी, इनके पास पीडब्ल्यूडी विभाग है। हम पहले भी पूर्व में भी इनके पास पीडब्ल्यूडी विभाग था, तो हम लोग आए थे। हमारी सबकी मांग है कि पूरे प्रदेश के अंदर जो बड़े बड़े टेंडर हो रहे हैं उनको छोटे किए जाए, जिससे कि पूरे प्रदेश में जो ठेकेदार है उनको रोजगार मिले। क्योंकि पूरे प्रदेश के अंदर जो है सारे जितने ठेकेदार हैं सब बेरोजगार हो चुके हैं, क्योंकि सारी बड़ी बड़ी कंपनियां आ रही है, काम कर रही है। और हमारा जो स्थानीय आदमी है, क्योंकि उत्तराखंड जो है ठेकेदार प्रवाहित एक राज्य है, कि जिससे ठेकेदारी प्रथा से ही पूरा प्रदेश में जो है ठेकेदारों की संख्या ज़्यादा है। लेकिन आज 2-3 साल से ऐसा लग रहा है कि जैसे ठेकेदार, उत्तराखंड के पूरे ठेकेदारों को ख़त्म करने की प्लानिंग बन रही है। तो आज हम माननीय मंत्री जी से फिर एक लेटर देने के लिए आए हैं कि भाई मांग करने आए हैं कि इस प्रदेश में वहीं उत्तराखंड कांग्रेस का 2 दिवसीय नव संकल्प क्रियान्वयन शिविर शुरू हो गया है, जिसमें पार्टी के वरिष्ठ नेता शिरकत कर रहे हैं। कांग्रेस की प्रदेश प्रवक्ता गरिमा दसौनी ने कहा कि उत्तराखंड में नव संकल्प क्रियान्वयन शिविर का उद्देश्य प्रदेश में कांग्रेस को मजबूत करना है। शिविर में केवल उत्तराखंड के नेता ही शामिल होंगे। दरअसल कांग्रेस के उदयपुर नव संकल्प शिविर में लिए गए निर्णय और उनके क्रियान्वयन के साथ साथ राज्य में पार्टी को बूथ स्तर से राज्य स्तर पर मजबूती प्रदान करने के लिए शिविर का आयोजन किया गया है। इसमें प्रादेशिक मुद्दे हमारे अहम हैं। किस तरह से हमने युवाओं को अपने साथ जोड़ना है, किस तरह से हमें उदयपुर अधिवेशन से ये निर्णय प्राप्त हुआ है कि जिला स्तर पर 50% से अधिक जो पद हैं वो 50 से कम की आयु वाले लोगों के होने चाहिए। 9 अगस्त को लगभग 75 किलोमीटर की पदयात्राएं आयोजित की जानी है जिला स्तर पर। ये सारी बातें रहेंगी। उसके अलावा हम भू कानून पर भी परिचर्चा कर रहे हैं, हम गैरसैंण राजधानी पर भी परिचर्चा कर रहे हैं, हम प्रदेश की शिक्षा और स्वास्थ्य व्यवस्था पर भी परिचर्चा कर रहे हैं। हम तमाम उन बातों पर परिचर्चा कर रहे हैं जिससे उत्तराखंड कांग्रेस संगठन की मजबूती की ओर बढ़ा जाए। अपनी स्थिति को मजबूत करने के लिए शिविर का आयोजन कर रही है। क्रियान्वयन शिविर का आयोजन एक बार फिर से किया गया है। कांग्रेस को मजबूत करने का लक्ष्य रखा गया है। इसी उद्देश्य के साथ नव संकल्प क्रियान्वयन शिविर का आयोजन किया गया देहरादून में, जिसमें प्रदेश के तमाम मुद्दों का जिक्र किया गया और लगातार देश में जो कांग्रेस की बिगड़ती स्थिति है, गिरता जनाधार है, उसको लेकर के अब उत्तराखंड कांग्रेस काफी चिंतित नजर आ रहा है। नव संकल्प क्रियान्वयन शिविर का आयोजन किया गया है देहरादून में, जिसमें कांग्रेस को मजबूत करने के उद्देश्य से कई अहम बिंदुओं पर चर्चा की गई। तो देहरादून से यह खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां कांग्रेस के वरिष्ठ नेता इस शिविर में पहुंचे। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ उत्तराखंड के ब्यूरो हेड हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। श्रीनिवास पंत जी, आपका जिस तरह से यहां पर कांग्रेस का शिविर लगाया गया, क्या कुछ कयास लगाए जा रहे हैं? क्या शिविर के माध्यम से कांग्रेस अपनी पुरानी स्थिति में लौट आएगी, जो आज से कांग्रेस करीब 10 साल पहले थी या 20 साल पहले थी? क्या ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस उस राह पर वापस लौट सकती है? बिल्कुल, देखिए, जिस तरीके से उत्तराखंड कांग्रेस को पुनर्जीवन के लिए या जीवन दान देने के लिए नव संकल्प यात्रा
का जो कार्यक्रम है, जो कार्यशाला है, उसको 2 दिन उसका समय मुकर्रर किया गया और आज उसका दूसरा दिन है। और अभी भी कमोबेश स्थिति यही है कि तमाम नेता और तमाम वक्ता अपना संबोधन दे रहे हैं। दरअसल इस पूरे प्रकरण की आवश्यकता उत्तराखंड कांग्रेस को इसलिए पड़ी है कि कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में जो आपसी सिर फुटबॉल का गेम है वो लगातार चल रहा है, अंतर्कलह उजागर हो रही है। एक मंच पर तमाम अलग अलग ध्रुवीकरण देखे जाते हैं। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत का गुट अलग चलता है, प्रीतम सिंह जो पूर्व नेता प्रतिपक्ष पूर्व प्रदेश अध्यक्ष है उनका गुट अलग चलता है। यानी कि तमाम गुटबाजी में कांग्रेस कहीं ना कहीं सिरोधार्य नहीं हो पाती है, जनता के बीच में उन तमाम मुद्दों को एक सुर में नहीं ले जा पाती है, जिसका कारण है कि कांग्रेस के जो अंतर्कलह की खबरें हैं वो लगातार मीडिया में प्रमुखता के साथ रहती है और जिसका फायदा भारतीय जनता पार्टी को सीधे मिलता है। आज आप देखेंगे कि किस प्रकार का नव संकल्प यात्रा के दरमियान एक बड़ा मुद्दा उठा। निर्मला गहतोड़ी चंपावत विधानसभा उपचुनाव में कांग्रेस की प्रत्याशी है। अब कांग्रेस के प्रत्याशी ये आरोप लगा दे कि कांग्रेस ने वहां पर चुनाव नहीं लड़ा है, बल्कि कांग्रेस का कोई भी नेता वहां पर आया है तो उन्होंने व्यक्तिगत खर्चे के कारण, यानी व्यक्तिगत खर्चे से ही उसका निर्वहन किया है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि पार्टी कहां पर खड़ी है। पार्टी जब विधानसभा उपचुनाव में अपने प्रत्याशी को टिकट दे सकती है, उसके बाद उसको चुनाव लड़ाने के लिए संगठन खड़ा नहीं हो सकता है, तो फिर आगे वो किस तरीके की राजनीति उत्तराखंड में करेंगे, विस्तार संगठन का कैसे करेंगे, कांग्रेस को संजीवनी कैसे मिलेगी, इसको लेकर नव संकल्प यात्रा का 2 दिवसीय कार्यशाला राजधानी देहरादून में आयोजित की गई है। इसका सार क्या निकलेगा, लेकिन मकसद साफ है कि कांग्रेस को मजबूत करना है, एक संदेश देना है ताकि उत्तराखंड बीजेपी के मुकाबले कांग्रेस को टक्कर देने के लिए जिन मुद्दों की आवश्यकता होती है, राजनेता उन मुद्दों को तलाशें और मुद्दों को जनता के बीच में लेकर जाएं और जनता के बीच में जाकर के मौजूदा सरकार की जो है उसको उजागर करने का काम करेंगे। इस नीति के साथ संगठन को मजबूत किया जाएगा। घर घर तक जो लोकहित के कार्य भारतीय जनता पार्टी कहती है, लेकिन विपक्ष कहता है कि लोकहित के नहीं है बल्कि जनता पर दोहरी मार पड़ी है, उन मुद्दों को जनता के बीच में ले जाएंगे, यानी विश्वास पैदा करेंगे और विपक्ष का पूरा धर्म निभाएंगे। तो ये एक कोशिश संगठन को मजबूत करने के लिए नवसंकल्प कार्यशाला के तौर पर पार्टी ने राजधानी देहरादून में रखी है। ठीक है श्रीनिवास जी, एक और सवाल इसमें निकल करके आता है। कमोवेश स्थिति यही है कांग्रेस की कि लगभग 1-2 राज्यों को छोड़ करके कांग्रेस खंड खंड नजर आ रही है। ऐसे में जिस तरह से यहाँ पर शिविर का आयोजन किया जा रहा है देहरादून में, क्या उम्मीद जताई जा रही है कि इस शिविर के जरिए कांग्रेस एकजुट हो जाएगी? कोई बड़ा नेता, कोई शीर्ष स्तर का नेता वो इस शिविर में भाग ले रहे हैं? किस तरह की तैयारियां की जा रही है कांग्रेस में अंदरूनी तौर पर? बिल्कुल, देखिए ये अपने आप में एक यक्ष प्रश्न है कि कांग्रेस इस शिविर के बाद क्या आत्ममंथन करती है और उसको ग्राउंड पर कैसे उतारती है। उससे पहले कांग्रेस के लिए कहा जाता है कांग्रेस ही कांग्रेस की दुश्मन है। जब चुनाव लड़ने की बारी आती है, 2022 विधानसभा चुनाव का अगर हम दौर याद करें तो कांग्रेस में अचानक से एक स्फूर्ति का संचार हुआ। कांग्रेस एकाएक अपने आप में मजबूत विपक्ष के रूप में खड़ी हो गई। लेकिन पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने मुख्यमंत्री चेहरे को के रूप में उनको घोषित करने के लिए एक मांग उठाई, जिसको लेकर फिर से ध्रुवीकरण हो गया, गुटबाजी हावी हो गई। प्रीतम सिंह मुख्यमंत्री पद के चेहरे के रूप में अपने आप को देखने लगे, देवेंद्र यादव प्रीतम सिंह को मजबूत करने लगे, हरीश रावत अकेले पड़ गए। ऐसे में कार्यकारी अध्यक्ष वाला फार्मूला, पंजाब का फार्मूला उत्तराखंड में लागू किया, जिसके लिए कांग्रेस जो चुनाव जीतने का दावा कर रही थी वो महज सिमट करके 19 सीटों पर आकर रह गई। अब सवाल ये उठता है कि ऐसे कार्यशाला का आयोजन करने के बाद क्या कांग्रेस वाकई में अपनी खामियों को दूर कर पाएगी, गलतियों को दूर कर पाएगी? क्या वाकई में हरीश रावत, प्रीतम सिंह, गणेश गोदियाल, करण माहरा और देवेंद्र यादव एक धुरी में संगठन के विजन को केंद्रीय निर्देश पर, नेतृत्व के आह्वान पर उत्तराखंड में मजबूत कर पाएंगे? ये अपने आप में बड़ा सवाल है। लेकिन संगठन के लिहाज से अगर बात करें या विपक्ष के दायित्व की बात करें तो कांग्रेस को एकजुट होकर के सरकार का मुकाबला करना होगा, भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला करना होगा। जबकि बीजेपी का मुकाबला करते समय कांग्रेस के सामने कई प्रकार की चुनौतियां हैं। बजट की चुनौतियां हैं, टेक्निकल तौर पर सक्षम नहीं है, ये चुनौतियां हैं। सोशल मीडिया में जो प्लेटफॉर्म इस्तेमाल किया जाता है उसकी कमियां हैं। और उसके अलावा मुद्दों को लेकर के जनता के बीच में जाने की जो मजबूत पैरवी बीजेपी की होती है, उसके मुकाबले कांग्रेस हाशिए पर है। तो इन तमाम चीजों को दूर करते हुए आगे बढ़ने की कोशिश करनी पड़ेगी, तभी इस कार्यशाला का आयोजन सार्थक माना जाएगा। बहुत शुक्रिया श्रीनिवास पंत जी, तमाम जानकारी दर्शकों के साथ में साझा करने के लिए। खबर थराली से है, जहां ग्वालदम में आयोजित 2 दिवसीय पर्वतीय पत्रकार एसोसिएशन के अधिवेशन की नई कार्यकारिणी के गठन के साथ समापन किया गया। वहीं नवगठित कार्यकारिणी को संगठन के संरक्षक ललिता प्रसाद लखेड़ा ने मुख्य अतिथि पूर्व काबीना मंत्री और वर्तमान बद्रीनाथ विधायक राजेंद्र भंडारी की मौजूदगी में शपथ दिलाई। फिर सर्वसहमति से वरिष्ठ पत्रकार सुभाष पिमोली को अध्यक्ष चुना गया। वहीं समापन समारोह पर अपने
उद्बोधन में बद्रीनाथ विधायक राजेंद्र भंडारी ने कहा कि पत्रकार और विपक्ष यदि सजग न रहें तो सरकारें निरंकुश हो जाएंगी। और हमारी बहुत समस्याएं हैं क्षेत्र की, हम आपको ज्ञापन के माध्यम से जो है पत्रकार एसोसिएशन का मैं धन्यवाद करना चाहता हूं, जिन्होंने आज अपने समापन समारोह में मुझको बुलाया है। और जो पत्रकार हमारे विशेषकर पहाड़ी प्रदेश के हैं उत्तराखंड में, उनका जीवन बहुत कठिन भरा जीवन है, कांटों भरा जीवन है। पहाड़ की जो विषम भौगोलिक परिस्थितियां हैं, वहां पर पत्रकारिता करना अपने आप में बहुत असंभव है। नदी, नाले, झरने, पहाड़, तो इस तरह से जा करके और दूर दूर कहीं दूर दूर जा करके आपदा के अंदर खबरें लाना, गरीब, असहाय, लाचार, परेशान को समाज के मुख्य धारा से जोड़ना, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। इस बात के लिए मैं पत्रकार एसोसिएशन को धन्यवाद करना चाहता हूँ। खबर देहरादून से है, जहां रक्षा संपदा कार्यालय को मंजूरी दिलवाने पर सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट को पत्र लिखकर शुक्रिया अदा किया है। साथ ही मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि ये बेहद हर्ष का विषय है कि देवभूमि और सैन्य भूमि में 2 रक्षा संपदा कार्यालय खुलने जा रहे हैं। आप तो सुन के पहुंच जाते हो। देखिए, इसके लिए मैं अपने रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट जी का विशेष आभार व्यक्त करता हूँ कि जिनके प्रयासों से ये संभव हो पाया है। अभी तक हमारे गढ़वाल और कुमाऊं के लोगों को जो रक्षा संपदा से संबंधित जो कार्य थे, उनके लिए मेरठ जाना पड़ता था, जो कि काफी दिक्कत का काम था। आज माननीय भट्ट जी के प्रयासों से एक कार्यालय देहरादून और एक रानी खेत में खोलने के आदेश हो गए हैं। शीघ्र ही ये कार्यालय अपना काम शुरू करेंगे। आप तो सुन के पहुंच जाते हो हर जगह। तो 31 मार्च को सरकारी अस्पतालों से हटाए गए करीब 2200 आउटसोर्सिंग कर्मचारियों की बहाली पर पेंच फंस गया है, क्योंकि सरकार ने प्रदेश के मेडिकल कॉलेज और अस्पतालों में खाली पदों पर इन्हें दोबारा रखने के आदेश जारी तो कर दिए, लेकिन दोबारा ज्वाइन करने के लिए इनसे 40,000 रुपए सिक्योरिटी मांगी जा रही है। इसके विरोध में आउटसोर्सिंग कर्मचारियों ने देहरादून मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य का घेराव किया और अपनी मांगों को रखा। वहीं मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर आशुतोष सयाना ने उन्हें समझाने की कोशिश भी की, लेकिन प्रदर्शनकारी अपनी मांगों पर अड़े रहे। आप सभी जितने भी मेरे पत्रकार बंधु हैं, आपको ज्ञात भी होगा कि जो टीडीएस कंपनी है, वो डायरेक्टली आपने उसमें भी देखा 30 से 40,000 रुपए सिक्योरिटी मांग रही है। वो किस आधार पे मांग रही है? अगर अदर मेडिकल कॉलेज की बात करें, वहाँ तो उन्होंने सीधे हायर कर दिए हैं। जब हमें यहाँ से फोन किया जाता है, हर एक व्यक्ति को फोन किया जाए जो हमारा कोविड कर्मचारी है, जिसने अपने उस दौरान काम किया था जिस टाइम पे यहाँ पे कोई काम नहीं करने को तैयार था, आज उन्हीं कर्मचारियों को 30 से 40,000 रुपए में हायर करवाने की बात करते हैं। तो ये किस चीज का हुआ है? ये तो करप्शन है ना। और करप्शन में हमारे प्रिंसिपल शामिल है। इसमें मैं तो सीधे कहूंगा, अगर जब बात करने के लिए यहाँ पे आए तो उन्होंने मुकर के सीधे आपके सामने चले गए, तो करप्शन में शामिल है। तो बात करिए। तो जब आज हम अपने जो निर्देशालय है, चिकित्सा शिक्षा का निर्देशालय, जब आज सुबह वहाँ पे बात की तो उन्होंने बोला कि हमने लेटर जो अपनी तरफ से कह दिया है कि स्पष्टीकरण मांग दिया उनसे कि आप किस चीज से। ये तो ये करप्शन है। अगर हम आवाज नहीं उठाते तो हमारे आवाज दबा दी जाती है, और जब हम आवाज अपनी बुलंद करने की सोचते हैं तो ये बात ही नहीं करता हमसे। तो ये वही कर्मचारी हैं। देखो 2200 परिवार है, मैं तो कर्मचारी नहीं, 2200 परिवार है हमारे टोटल है। तो इसकी जिम्मेदार कौन है? इसकी जिम्मेदारी कौन ले? वहीं दिनेशपुर में छठ घाट के करीब रामबाग पुल के नीचे गंदगी का अंबार लगा हुआ है, जिसके चलते नदी का पानी दूषित हो चुका है, जिससे बीमारी फैलने का खतरा भी अब बढ़ गया है। इसके अलावा वहां छठ पूजा करने वाले लोगों को भी परेशानी का सामना करना पड़ता है। इतना ही नहीं, बल्कि पुल से गुजरने वाले लोगों को बदबू के कारण परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं नगर पंचायत अधिशासी अधिकारी सरोज गौतम ने कहा कि नदी सिंचाई विभाग के अंतर्गत आती है, इसके बारे में सिंचाई विभाग को अवगत कराया जाएगा। इसके अलावा उन्होंने कहा कि नदी की सफाई कर दी जाएगी और कूड़ा डालने वाले लोगों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
मच्छी मार्केट के जो मुर्गे उर्गे बेचते हैं वहाँ के यहाँ गंदगी फेंक के जो मुर्गी का गंदगी है वो सारे हमारे यहाँ पुल के नीचे फेंके जाते हैं। हम यहाँ खाना वाना खा नहीं पाते, दूसरी जगह हम खाना खाते हैं और इससे हमारे जो है घर में भी बच्चों की बीमारी। वहीं बाजपुर में एक बार फिर लव जिहाद का मामला सामने आया है, जहां एक मुस्लिम समुदाय का युवक एक विवाहिता महिला को लेकर फरार हो गया, जिसके बाद महिला के पति और ग्रामीणों ने कोतवाली पहुंचकर पुलिस का घेराव किया और आरोपी युवक के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। मिली जानकारी के मुताबिक पीड़ित पति ने पुलिस को तहरीर देकर बताया कि उसके गांव का निवासी मुस्लिम समुदाय का एक युवक उसकी पत्नी को बहला फुसलाकर धर्म परिवर्तन कराने के लिए ले गया है, जिसके बाद पीड़ित पति ने पुलिस से कार्रवाई की मांग की है। वहीं विश्व हिंदू परिषद के जिला मंत्री यशपाल राजहंस ने कहा कि लव जिहाद का मामला आए दिन सामने आता रहता है, ऐसे में आरोपी युवक पर सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए, जिससे लव जिहाद की घटनाओं पर अंकुश लगाया जा सके। प्रकार की गतिविधियां क्षेत्र के भीतर बढ़ रही हैं और अभी एक हरिपुरा हड़ताल का मामला सामने आया है। हिंदू महिला को जो शादीशुदा है और लगभग उसकी आयु 30 वर्ष के आसपास होगी, उसे बुरखा पहनाकर मुमताज नाम का व्यक्ति मोटरसाइकिल पर बैठाकर किसी अन्य स्थान पर छोड़कर आता है और वो 28 तारीख से घर से फरार है। ये सीधे सीधे प्रत्यक्ष रूप से लव जिहाद की घटना है। बरेली क्षेत्र से एक महिला, शादीशुदा महिला और घर से 3 दिन पहले लापता हो गई थी। उसके हमने जब जांच पड़ताल करी तो उनका बरहनी से हल्द्वानी बस अड्डे तक जाना और उसके बाद वहां से बस में बैठकर कहीं अन्य जगह पर जाना प्रकाश में आया है। इसमें जो व्यक्ति उनको बरहनी से हल्द्वानी लेके गया है वो मुमताज नाम का एक व्यक्ति है। उससे हमने पूछताछ की है, बट उसका ये कहना है कि अभी आसपास रहने के कारण, जान पहचान के कारण महिला ने उसको वहाँ ड्रॉप करने के लिए कहा था। खबर खाटिमा से है, जहां पोलीगंज के पास रघोलिया गांव में अवैध रूप से मिट्टी के खनन का कार्य धड़ल्ले से चल रहा है। वहीं खनन कारोबारी विभिन्न संसाधनों के माध्यम से प्रशासन की आंखों में धूल झोंकते हुए बेखौफ खनन कर रहे हैं। साथ ही मनमाने तरीके से खनन करके क्षेत्र को आपदा प्रभावित बनाने में भी लगे हुए हैं। वहीं इस मामले में उप जिला अधिकारी रविंद्र बिष्ट ने बताया कि यह मामला अभी मेरे संज्ञान में आया है, जिसके लिए संबंधित लेखपाल और एसएचओ को मौके पर भेजा जाएगा और जांच करवाई जाएगी, जिसके बाद कार्रवाई भी की जाएगी। अभी मेरे को संज्ञान में आया मामला, मैं पटवारी को तुरंत वहां भेज रहा हूँ और एसएचओ को भी भेजूंगा कि अगर यहाँ पर अवैध मिट्टी का खनन हो रहा है तुरंत इसमें कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि वो कब्जे में लिए जाएंगे जो भी जेसीबी या उनकी जो भी ट्रैक्टर ट्रॉलियां चल रही हैं, और साथ में जुर्माने की कार्रवाई करेंगे। सर 4 अवैध है तो वैसे भी अगर मेरे संज्ञान में तो अवैध है, मैं इसकी जांच कर रहा हूँ और 2 फीट तक ये खोद सकते हैं, 4 फीट खोद वो गलत है, उसकी नपाई होगी और जितना अतिरिक्त इनके द्वारा खनन किया जाए उसकी जुर्माना। वहीं बाजपुर में तहसील और नगर पालिका प्रशासन ने संयुक्त रूप से अवैध अतिक्रमण के खिलाफ अभियान चलाकर नाले के ऊपर बने कच्चे और पक्के अतिक्रमण को ध्वस्त कर दिया। बता दें कि बाजपुर में नगर पालिका प्रशासन की ओर से लगातार लोगों से अवैध अतिक्रमण को हटाने की अपील की जा रही थी, लेकिन व्यापारियों ने अतिक्रमण को नहीं हटाया, जिसके चलते बाजपुर एसडीएम राकेश चंद्र तिवारी ने के नेतृत्व में नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी मनोज कुमार दास और तहसीलदार यूसुफ अली ने संयुक्त रूप से नगर पालिका और तहसील प्रशासन की टीम के साथ अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया और साथ ही कुछ व्यापारियों को जल्द से जल्द स्वयं अतिक्रमण हटाने के निर्देश भी दिए गए हैं। तो बाजपुर में भी प्रशासन का बुलडोजर चला है, जहां अवैध अतिक्रमण को हटाया गया। मानसून के दृष्टिगत और गत 21 अक्टूबर 2021 को अतिवृष्टि होने के दौरान काफ़ी जलभराव हो गया था शहर बाजपुर में, और तब से लगातार जो स्थानीय जनमानस है उनके द्वारा शिकायतें की जा रही हैं और कभी कभी जो यहाँ से टूरिस्ट नैनीताल वगैरह को जाते हैं वो जाम में फंस जाते हैं, तो उनके द्वारा भी शिकायत की जाती रही है कि जो रोड है, रोड के दोनों साइड नालियों तक इंक्रोचमेंट हो गया, कुछ परमानेंट स्ट्रक्चर बना लिए हैं लोग,
तो जब तक उसको नहीं हटाया जाएगा तब तक ना तो यातायात सुगम हो पाएगा, ना ही पानी की निकासी प्रॉपर हो पाएगी। तो इस संबंध में 2-3 बार नगर पालिका के माध्यम से मुनादी करवाई गई और नगर पालिका ने प्रयास किया, तो कुछ लोग तो मान गए, कुछ नहीं माने। तो उसको देखते हुए आज ये अभियान चलाया जा रहा है। तो जो नाली के ऊपर परमानेंट स्ट्रक्चर बने हैं उनको उन्हीं के सहयोग से, जो दुकानदार व्यवसायी हैं उन्हीं के सहयोग से हटवाया जा रहा है। जहाँ जहाँ उनको दिक्कत हो रही वहाँ हम हटवा रहे हैं। कुछ लोगों के द्वारा नाली के ऊपर स्लैब आदि डाले गए हैं, तो वो उनके द्वारा 2-4 दिन का टाइम मांगा जा रहा है कि हम अपना स्वेच्छा से इसको हटा लेंगे, आपको हटाएंगे तो ज़्यादा नुकसान हो सकता है। तो उसको देखते हुए भी उनको 1 सप्ताह का अगले बुधवार तक टाइम दिया गया है। और ये निर्बाध रूप से अगर नाली रहेगी तो जो बारिश के मौसम में पानी की निकासी प्रॉपर वे में होती है। नहीं, फुटपाथ पर भी देखिए, फुटपाथ के कारण भी दिक्कत हो रही है, तो किसी को इंक्रोचमेंट नहीं करने दिया जाएगा। यातायात सुगम बने, चूँकि पेशेंट भी जाते हैं और ये टूरिस्ट प्लेस का रास्ता है, तो उसको हमेशा खुला रखना है। तो हमारा उद्देश्य यही है कि इंक्रोचमेंट मुक्त रहे। जहाँ जहाँ भी परमानेंट स्ट्रक्चर होंगे और इंक्रोचमेंट रहेगा उसको हटवाया जाएगा। फिलहाल खबर उत्तराखंड में इतना ही। आप देखते रहिए हर खबर। नमस्कार।